अब ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, जैसे एक मास है m1 और दूसरा मास है m2, ठीक है। तो m1 अगर m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो m1 m2 को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जो फोर्सेस लग रहे होंगे, अगर मान लिया m2 ने m1 पे फोर्स लगाया F0, तो m1 भी m2 पे कितना फोर्स लगाया F0, ठीक है। और ये दोनों जो फोर्सेज होंगे वो बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होते हैं, डायरेक्शन की इनकी क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेज फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दे एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी वो ये है, ढंग से समझना है कि दो मासेस के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये मतलब दो मासेस, ढंग से समझना, अगर मान लिया दो मासेस हैं, एक मास है m1, एक मास है m2, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन r है, और ये मान लिया कुछ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स मान लिया कुछ भी ऐसे कह देते हैं रैंडम, मान लिया ये 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को चाहे वैक्यूम में रखो, एयर में रखो, ऑयल में रखो, वाटर में रखो, किसी भी मीडियम में रखो, यानी इन दोनों मासेस के बीच में कोई भी मीडियम हो, कोई भी इंटरवीनिंग मीडियम हो, कुछ भी हो, ठीक है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कैसा भी मीडियम हो, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा कितना रहेगा, 5 न्यूटन रहेगा, ठीक है। वो इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो इस मीडियम के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ प्रेशर कितना वो कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है कि इन दोनों पार्टिकल के मासेस कितने हैं और इनके बीच में ये सेपरेशन कितना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको लिख लेना है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम। क्लियर। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम, ठीक है। थर्ड पॉइंट ढंग से समझना है, जैसे दो पॉइंट मासेस हैं और इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मान लिया कुछ भी कह देते हैं, मान लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कुछ कह देते हैं 3 न्यूटन, कुछ भी, ठीक है। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यू ले लिया, आप F1 भी कह सकते हो, ठीक है। एक मास है, ये है पार्टिकल 1, ये है पार्टिकल 2, इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये किसी थर्ड पार्टिकल के यहाँ प्रेजेंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लिया थर्ड पार्टिकल यहाँ हो तो भी इन दोनों के बीच में ये 3 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और मान लिया थर्ड पार्टिकल यहाँ पे ना हो तो भी इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, 3 न्यूटन लगेगा, ठीक है। कोई अदर जो एक्सटर्नल बाउंड जो नेबरहुड में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने या न होने से दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ढंग समझना, तो फर्क क्या होगा, 1 और 2 के बीच में पहले भी 3 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब भी कितना लगेगा, 3 न्यूटन। ये 3 पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क बस इतना पड़ेगा कि इस 1 पे जो पहले जो टोटल फोर्स लग रहा था, पहले तो सिर्फ टोटल फोर्स 3 न्यूटन लग रहा था, क्योंकि पहले सिर्फ पार्टिकल 2 प्रेजेंट था। अब पार्टिकल 3 भी आ गया तो 3 भी इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा इस तरफ, तो टोटल फोर्स चेंज हो जाएगा। सेम केस है 2 पे, पहले तो सिर्फ 1 की वजह से फोर्स लग रहा था, वो कितना था, 3 न्यूटन। अब 3 भी इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा, तो जो टोटल फोर्स होगा 2 पे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 और 2 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कोई और पार्टिकल्स आसपास है या नहीं है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ये जो जी की वैल्यू होती है, जी जो होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जो होता है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, तो वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर आपको यूनिट याद हो तो वो थी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। यूनिवर्स में किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के लिए जी की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻11। वो दो पार्टिकल्स कहीं भी हों, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हों, उनके लिए हमेशा जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 6.67 इंटू 10⁻11,
ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको लिख लेना है, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल, जी इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट हैज सेम वैल्यू फॉर एनी टू बॉडीज एनीवेयर इन द स्पेस। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है वो आपको थोड़ा ढंग से समझना है। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, कि कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनमें जो वर्क डन होता है किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कब कहलाता है ढंग समझना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, कुछ मास कह देते हैं इसका m1। ठीक है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी और मास का होगा, मान लिया ये मास है कैपिटल M, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हमको मान लिया m1 को पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक मूव कराना है, इसको मूव करा के लाएंगे पॉइंट A से पॉइंट B तक। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स तो लग ही रहा है कैपिटल M की वजह से। ठीक है, तो इस फोर्स तो लग ही रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो इसका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो वो जो वर्क डन है वो इस बात पे अगर डिपेंड नहीं करता है कि A से लेकर B तक हम किस पाथ से लेके जा रहे हैं। M1 को हम डायरेक्टली ऐसे भी लेके जा सकते हैं, ये पाथ 1 कह देते हैं इसको। M1 को हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं A से लेकर B तक, इसको कह देते हैं पाथ 2। ठीक है, M1 को हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं, इसको कह देते हैं पाथ 3। ठीक है, तो जो फर्स्ट पाथ में ले जाने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन होगा वही वर्क डन सेकंड पाथ से ले जाने में हो, वही वर्क डन थर्ड पाथ से ले जाने में हो। ठीक है, तो हम ऐसा कह देंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ए से लेकर बी तक लेके जाना, आप कैसे भी लेके जाओ, हर केस में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, सेम। तो हम कह देंगे कि वो फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव फोर्स था। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल फंक्शन होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है, अगर आपने किसी का पोटेंशियल सुना है तो इसका मतलब समझ लेना वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे हमने सुना है कि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग के अंदर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स होगा जिसको हम के एक्स कहते हैं, F = -kx, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर। जैसे अभी आप आगे जाके सुनोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे पहले पढ़ा है आप mgh कहते थे हम उसको, h हाइट पे m मास का पार्टिकल होता था, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे m मास का पार्टिकल है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे हम, mgh। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे 12th में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा आपका, कंजर्वेटिव। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। क्लियर। ठीक है, तो आपको लिख लेना है ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, 6th पॉइंट। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जैसे अर्थ है, मान लिया ये अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लिया अभी एयर में। ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसी वजह से वो नीचे आता है। ठीक है, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम कहते हैं वेट। हम कहते हैं जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट है कुछ, ठीक है, तो वेट होता क्या है बेसिकली, तो वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है उस ऑब्जेक्ट पर, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट। ठीक है, और वेट एक फोर्स होता है, इसलिए वेट हम हमेशा किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन में। ठीक है, ढंग समझना, जैसे हम कहते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पूछता है बताओ इसका वेट कितना है, तो कोई कह देता है वेट इसका 5 kg, तो वो गलत है। वेट कभी केजी में नहीं हो सकता, ढंग से समझना। आपको जैसे आपसे पूछे कोई आपका वेट कितना है, तो आप अपना वेट बोलो कि मेरा वेट है 55 kg या 60 kg। ठीक है, तो आप गलत बता रहे हो। ठीक है, आपसे पूछा गया है वेट, और वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, और फोर्स की यूनिट केजी नहीं होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर आपसे कोई वेट पूछता है तो आपको आंसर न्यूटन में देना चाहिए, केजी में नहीं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए आपका वेट कितना है, तो आप ये नहीं कहना कि आपका वेट 50 kg है ना, वेट नहीं है, ये है मास। ठीक है, अगर पूछा जाए वेट कितना है, तो वेट को हम वेट बताने के लिए हमेशा मास में 9.8 से मल्टीप्लाई करके बताएंगे। जो वेट होता है वो हमेशा क्या होता है, वेट होता है m/g। ठीक है, तो 50 kg नहीं बताना, आपको बताना है 490 न्यूटन। इसमें आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मास है आपका 50 kg और जी की वैल्यू 9.8 अगर लें, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 490 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना वेट क्या होता है, वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ।
ठीक है। और फोर्स हमेशा किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में, केजी में नहीं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है आप केजी में बताते हो, आप गलत बताते हो, ठीक है, आपको न्यूटन में बताना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना आगे से, आपसे अगर कोई पूछे वेट कितना है तो हमेशा आंसर किस में देना, न्यूटन में। तो कुछ फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा है, ठीक है। और ध्यान रखना जो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, जिसको हम वेट कहते हैं, उसका जो रिएक्शन पार्ट होता है, ये एक्शन है तो इसका जो रिएक्शन लग रहा होता है वो अर्थ के सेंटर पे लग रहा होता है, ठीक है, ढंग से समझना। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, और मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मान लिया इस पर 10 न्यूटन, अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, 10 न्यूटन का। तो इसका जो रिएक्शन पार्ट होगा वो कहाँ लग रहा होगा, अर्थ के सेंटर पे, वो भी कितना होगा, 10 न्यूटन, ठीक है। अगर अर्थ इस ऑब्जेक्ट ए कह देते हैं, अगर ये अर्थ ऑब्जेक्ट ए को 10 न्यूटन से खींच रही है मान लिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए है वो भी अर्थ को कितने न्यूटन से खींच रहा होगा, 10 न्यूटन से, ठीक है। अगर हम अर्थ हमें खींच रही है तो हम भी अर्थ को एग्जैक्टली उतने फोर्स से खींच रहे होंगे, ठीक है।